हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बात करेंगे IC 89 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चैप्टर 13 जो कि है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें हम बात करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, जो फोकस करता है हमारे फैक्टर्स और जो उसके रिस्क हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, उसके बारे में। रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। फिक्स्ड इनकम एवेन्यूज में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं जहाँ पे हमें फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है या फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं। हमारे डेट के बारे में, बॉन्ड मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, डेट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। और हमारी जो गाइडलाइंस हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में हम करते हैं, तो हमारा क्या कैसे फॉलो करते हैं, जो हमारे माइंड में चीजें चलती हैं कभी भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के बारे में हम सोचते हैं, तो किन किन फैक्टर्स के बारे में सोचते हैं, है ना। किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो दो चीजों के बारे में जो हमें जानना है वो टाइम और रिस्क है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मॉडल का, कैसे हम सिस्टमिक रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ रिस्क में सिस्टमिक रिस्क, अनसिस्टमिक रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम CAPM मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके हम बात करते हैं कि अ, हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। आइए बात करते हैं ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमारा बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का, कि हमें कौन सा इन्वेस्टमेंट मिक्स रखना है, हमारे इन्वेस्टमेंट से और हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमारा जो एसेट अलोकेशन है वो इंडिविजुअल्स का कैसे है और इंस्टीट्यूशंस का कैसे रखना है, और हम अपने रिस्क को कैसे परफॉर्मेंस से मैच कराते रहेंगे और बैलेंस कराते रहेंगे। सो ये हमारी डेफिनेशन होगी कि it is an investment decision which is a complex process of making decision about the investment mix, कि मैंने आपको बता दिया कि हम डिसीजन ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट मिक्स का, एंड पॉलिसी मैचिंग इन्वेस्टमेंट्स टू ऑब्जेक्टिव्स, asset allocation for individuals and institutions। मतलब हमारे इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए जो एसेट एलोकेशन है वो हमें कैसे करना है, और उन दोनों के रिस्क अलग होते हैं और परफॉर्मेंस भी अलग होती है। अगर आपको मैं 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए बोलूं और 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए बोलूं, तो आपकी जो सोच होगी वो दोनों केसेस में बिल्कुल डिफरेंट होगी। 1,000 रुपए में आप ज्यादा रिस्क भी ले लेंगे, ठीक है, लेकिन 1,000 करोड़ में दूंगा तो आप रिस्क नहीं लेंगे। तो कैसे आप इंस्टीट्यूशंस को और इंडिविजुअल्स के बारे में सोचेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हुए, तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट के जो फैक्टर्स है जो हमें ध्यान रखने चाहिए वो क्या है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो दो बेसिक फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। क्या है? किसी भी इन्वेस्टमेंट के दो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। पहला है टाइम, दूसरा है रिस्क। किसी भी इन्वेस्टमेंट को अगर हम जज करेंगे तो हम ये देखेंगे उसमें कितना टाइम वो इन्वेस्टमेंट दिया है। कई कई बार क्या होता है कि कोई हमारा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जिसमें जिसमें जो ग्रोथ है वो एक पैरेलल में चल रही है, लेकिन अचानक से किसी एक साल वो इंडस्ट्री बूम कर जाती है और उसकी ग्रोथ ऐसे हो जाती है। एवलांच इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। एक अचानक से ही बूम हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि आपने ज्यादा टाइम अगर उसे रखा, सपोज किसी ने ये पूरा पीरियड 5 साल का था, ठीक है, 2001 से ले लीजिए 2006 तक, तो उसको तो फ्लैट रिटर्न्स दिखेंगे, कुछ भी नहीं दिखेगा, बस उसकी कैपिटल वापस आएगी। इस दौरान अगर किसी ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, 5 साल उसने दिए, लेकिन उसको क्या दिखेगा, कुछ नहीं। और कोई इंसान 2006 में ही उसमें एंट्री कर रहा है, तो उसे क्या दिखेगा कि उसे काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है। और वहीं 2001 में अगर किसी ने एंट्री करके उसमें इन्वेस्टेड रहा होगा और वो 2010 तक रहा, मान लो 10 तक रहा, तो उसे दिखेगा कि हमारा जो टाइम है, हमने टाइम ज्यादा दिया तो हमें एक जो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिला वो प्रॉपर मिल गया। दूसरा होता है हमारा रिस्क। पहला फैक्टर है टाइम, हम इन्वेस्टमेंट में कितना टाइम दे रहे हैं, और दूसरा है रिस्क, क्या वो इन्वेस्टमेंट रिस्की है। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी है पोर्टफोलियो को मैनेज करते समय। पोर्टफोलियो अगर आप मैनेज कर रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर है, तो आप क्या देखेंगे, इन्वेस्टमेंट टाइम, टाइम एंड हमारा रिस्क। तो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स और इक्विटीज के जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो ल्यूक्रेटिव लगते हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा लुभावने लगते हैं, मनी मेकिंग लगते हैं। मगर इन इन्वेस्टमेंट को लुभावना या मनी मेकिंग ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टर्स को बनाने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज लगती है, स्किल लगती है।
एनालिटिकल और रिसर्च वर्क लगता है, जिससे कि वो एक डिसीजन ले सकें कि हमें किस सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है ना। और अगर हम उस इन्वेस्टमेंट में उस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें देखना है, बहुत बेसिक चीज थी ये। इसके बाद हम बात करेंगे, दो टाइप के एनालिसिस होते हैं। एक होता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस जो कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स करते हैं, और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो किया जाता है किसी भी कंपनी में, वो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। और जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है वो शॉर्ट टर्म एवेन्यूज, जो हमारे शॉर्ट टर्म जो अपॉर्चुनिटीज है उनको ग्रैब करने के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और टेक्नो फंडा एनालिसिस भी करते हैं, इसको बारे में हम बात करेंगे। टेक्निकल और फंडामेंटल का जो एक मिक्सअप होता है उसको हम टेक्नो फंडा एनालिसिस भी कहते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की। बात करेंगे, हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में दो एनालिसिस होते हैं। पहला होता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग अ सिक्योरिटी। ये कह रहा है कि फंडामेंटल अभी बताऊंगा मैं, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। फंडामेंटल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग अ सिक्योरिटी दैट एंटेल्स attempting to measure its intrinsic value by examining related economic, financial and other qualitative and quantitative factors। कुछ समझ आया? नहीं आया? अब बात करते हैं इसको अपनी बेसिक, जो हम इन वीडियोस में करने का मेरा जो मोटिव है, वीडियो बनाने का मोटिव है, वो आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना नहीं है, ठीक है, मगर आपको ऑल्दो डेफिनेशन पता होनी चाहिए स्टिल। चलिए, इवेल्युएटिंग अ सिक्योरिटी, और अटेम्प्ट करना है कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। कैसे? उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स को हमें देखकर। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बात करते हैं। ये इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है? किसी भी कंपनी की, शेयर की, किसी भी एसेट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करती है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हमारे? वो होते हैं हमारे अर्निंग्स। कंपनी के लिए वो क्या होते हैं? अर्निंग। अगर कंपनी की अर्निंग अच्छी है तो मान लीजिए कोई कंपनी है, रिलायंस है, तो उसका क्वार्टरली जो प्रॉफिट है वो 10,000 करोड़ आ रहा है प्रॉफिट। तो कंपनी का क्या है? अर्निंग्स हमारी क्या हो रही है? अर्निंग ज्यादा होगी तभी तो इसमें प्रॉफिट आ रहा है। अर्निंग्स अच्छी हैं, कैश फ्लोज अच्छे हैं, डिविडेंड्स दे रही है वो, है ना। और मार्केट उसके बारे में अपना परसेप्शन क्या रख रहा है इससे उसे मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी अच्छी है, उसकी अर्निंग्स अच्छी हैं, ठीक है, कैश फ्लोज अच्छे हैं, डिविडेंड्स अच्छे हैं, तो वो कंपनी क्या है? वो हमारी अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है। एक रेशनल इन्वेस्टर, एक नॉर्मल इन्वेस्टर अगर उस कंपनी के बारे में पढ़ेगा, उस कंपनी के बारे में जानेगा, और उसको दिखेगा कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, सपोज आई एम टॉकिंग, एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचो कि कोई कंपनी ए है, उसका शेयर है 100 रुपए का, और उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू के अनुसार उस शेयर का प्राइस होना चाहिए 1000। ठीक है, मतलब उस कंपनी के पास खूब सारा कैश पड़ा हुआ है, उसके पास कैश फ्लोज अच्छे हैं, वो डिविडेंड भी दे रही है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1000, मगर उसकी वैल्यू है 100। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी शेयर प्राइस से ज्यादा होती है तो आंख बंद करके उस शेयर में इन्वेस्टमेंट होता है। पोर्टफोलियो मैनेजर्स ये देखते हैं थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस। इंट्रिंसिक वैल्यू शुड बी हायर देन दी आपका मार्केट प्राइस। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू आपके मार्केट प्राइस से कम होती है, सपोज इंट्रिंसिक वैल्यू, उल्टा केस ले लेते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू तो है आपकी 100, ठीक है, और आपका जो मार्केट प्राइस है वो 1000 चल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उसके कैश फ्लोज प्रॉपर नहीं है, इसमें बबलिंग आई है, बबल इफेक्ट हुआ है, लोगों ने इसको आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किया है। क्यों? क्योंकि शेयर्स में आपका होल्डिंग कर ली, ठीक है, स्टॉक में आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर दी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर कम है और स्टॉक प्राइस ज्यादा है तो आपका पोर्टफोलियो मैनेजर्स इस चीज को वो नहीं करते,
टेकन इनटू अकाउंट नहीं लेते और ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते पोर्टफोलियो बनाते समय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू किस पे हमें डिटरमाइन करती है? कुछ इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे। वो क्या है? हमारे अर्निंग्स हैं, कैश फ्लोज हैं और डिविडेंड्स हैं, और भी चीजें हैं। ठीक है, और जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो किस और किस चीज पे डिपेंड करती है? ठीक है, उसकी ग्रोथ पे, ठीक है, कितना उसने डेट ले रखा है, ये सारी चीजों पे, अजम्पशंस पे करती है, कुछ मेथड्स हम लगाते हैं, कुछ मेथड्स हम यूज करते हैं, उस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट को हमें जो दिखता है, मार्केट को जो दिखता है वो ये दिखता है कि कंपनी ए का जो शेयर है वो 100 रुपए का है। ठीक है, हमें एक नॉर्मल इन्वेस्टर को क्या दिखता है कि कंपनी का शेयर 100 रुपए का चल रहा है, मगर जो अगर पोर्टफोलियो मैनेजर है उसको क्या दिखेगा कि ये 100 रुपए सही प्राइस है क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करने का। तो वो हमें कैसे पता चलता है? फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या देखता है? उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखता है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस इंट्रिंसिक वैल्यू को एग्जामिन करता है और उसके बाद उसमें अटेम्प्ट करता है इन्वेस्टमेंट का। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। देखिए, कुछ भी क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बेझिझक आप लिखिए। ठीक है, मैं आपको और स्लाइड्स लाके, कुछ और चीजें लाके एक्सप्लेन करना चाहूंगा, है ना। तो इसको आप एक बार सुनिए, एक बार किताब से देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। नेक्स्ट है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस एक सिक्योरिटी एनालिसिस है, मतलब सिक्योरिटी की एनालिसिस है, मेथड है, जिससे हम क्या करते हैं, हम फोरकास्ट करते हैं प्राइजेस का। सपोज कंपनी ए है, वो अभी 70 रुपीज पे चल रही है। ठीक है, इस प्राइस को हम देखेंगे, इसकी सिक्योरिटी को देखेंगे और हम ये डिटरमाइन करेंगे कि पहले वो जब 70 रुपए में था, कभी आया होगा, इसके चार्ट को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि 70 रुपए में पहले कब आया था, और 70 रुपए उसके लेवल को देखेंगे, है ना, उसके प्राइस को देखेंगे और उसके वॉल्यूम को चेक करेंगे, प्राइस वॉल्यूम को डेटा को देखेंगे और पास्ट मार्केट डेटा से एनालाइज करेंगे और फोरकास्ट करेंगे इसके प्राइस की डायरेक्शन को, कि अब उसने एक क्रिटिकल लेवल को ब्रीच किया है या ब्रेकआउट दिया है, और हम इसको प्राइस और वॉल्यूम के टर्म्स में देखते हैं। ठीक है, इससे हम एजम्पशन करते हैं, हम इसमें हमारा जो एजम्पशन है वो हमारा सप्लाई और डिमांड पे है। अगर हमारी सप्लाई ज्यादा है, मार्केट में सप्लाई ज्यादा है मतलब शेयर्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो प्राइस क्या होगा? प्राइस नहीं बढ़ेगा। अगर किसी भी चीज की कमी हो जाती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली अप होने लगता है। तो डिमांड अगर ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो प्राइसेस बढ़ते हैं। इस डेटा के एनालिसिस को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि उसका प्राइस क्या है, वॉल्यूम क्या है, और इसकी कोई बहुत ही कम कोरिलेशन है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू से। कई कई बार क्या होता है कि हम इसके टेक्निकल एनालिसिस में उसकी वैल्यूज पे, उसके चार्ट के पैटर्न को रीड कर रहे होते हैं, मगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू का इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो होता क्या है, शॉर्टर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वी यूज टेक्निकल एनालिसिस। 7 दिन 8 दिन के लिए हो गया, 10 दिन के लिए हो गया, 3 महीने के लिए हो गया, इसके लिए हमने यूज किया, और वो क्रिटिकल लेवल पे जैसे ब्रीच किया हमने उसे बेच दिया, सेल कर दिया, और जैसे ही उसने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया हमने उसे बाय कर लिया। तो ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस का फंडा होता है। आई होप ये चीज क्लियर हो रही है आपको, ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस में हम इंट्रिंसिक वैल्यू को देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग प्राइस और वॉल्यूम डेटा को देखते हैं, और हमारा जो प्राइस है स्टॉक का, ये अज्यूम करते हैं कि वो डिपेंड कर रहा है सप्लाई और डिमांड में, और उसका बहुत ही कम कोरिलेशन होता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टिविटीज जो होती हैं किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज की। तो इनकी एक्टिविटीज में हमारी बेसिकली 4 एक्टिविटीज होती हैं। एक्टिविटीज हमारी 4 होती हैं, जो कि होती हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल एसेट्स को या सिक्योरिटीज को, उनकी एसेट क्लास को, और इन्वेस्टमेंट के एलोकेशन को हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब फाइनेंशियल एसेट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, देन सेकेंड एक्टिविटी क्या होती है कि डिसाइड करना या डिटरमाइन करना कि हमने किस सिक्योरिटी में, डिफरेंट एसेट्स में किसको कितना वेटेज देना है। ठीक है, सपोज एक पोर्टफोलियो है जिसमें ऑटो, आईटी, बैंक, फाइनेंशियल, है ना,
और आपका केमिकल्स, ये 5 चीजों से आपका बना हुआ है। और अभी आपको पता है कि बैंकिंग में बहुत ही बुरा दौर चल रहा है, तो आप ऑटो में, है ना, या आईटी में, इन किस में इन्वेस्ट करेंगे, आप किस में करेंगे? तो ये आपका जो वेट्स है, कितना वेट हमें किस में करना है, ये हमारा डिसाइड करने का जो एक्टिविटी होती है उसे हम बोलते हैं डिटरमाइनिंग द वेट्स एंड पोर्शन ऑफ डिफरेंट एसेट्स, कि किस एसेट्स को कितना करना है, ये हमारी सेकेंड एक्टिविटी होती है। देन सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज विद इन द एसेट क्लास। हमने हमने सपोज कि एसेट क्लास क्या होता है? बॉन्ड हो गए, इक्विटी हो गए, है ना, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, इक्विटी में करना है, या मनी मार्केट में करना है, ये सारी चीजें। तो किन सिक्योरिटीज में करना है और किन वेट में करना है, ये डिटरमाइन करना। अभी तो हमने ये किया कि किस असेट में कितना करना है, ठीक है। अब हमने उनकी सिक्योरिटीज में देखा कि उन सिक्योरिटीज में हम कितना कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज विद इन दी एसेट क्लास, ठीक है। उस एसेट क्लास में हमने कौन कौन सी सिक्योरिटीज में, सपोज हमने आईटी लिया, ठीक है, तो उस आईटी में हमने टीसीएस में इन्वेस्ट करना है, इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना है ना, किस में इन्वेस्ट करना है, ये हम डिसाइड करते हैं। देन इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज एंड रेंडर रिक्विजिट रिवीजन। सपोज हमने किसी एक सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया और हमें उसमें नुकसान होने लगा, या हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया, तो हमें वो सारी चीजें इवेल्युएट करनी है, अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, और हमें वेरियस सिक्योरिटीज में अपना रिवीजन करते जाना है, ठीक है, हमें रिवाइज करते जाना है, अपने आप को किसी भी एक जगह स्टिक नहीं करना अगर हमारे लॉसेस हो रहे हैं तो। देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजर्स का काम ही यही है कि उन्हें बड़ा एजाइल रहना पड़ेगा, उन्हें कैसे अपने क्योंकि वो उनके लिए 1000 रुपए और 1000 करोड़ वाली जो मैंने बात की थी, कि उन्हें 1000 करोड़ या 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, उन्हें करोड़ों में पैसे लगाने होते हैं, तो उनके लिए एजिलिटी इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। उनके लिए अपने आप को बहुत ही ज्यादा एक फास्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। उनके लिए जो स्टडीज, ये जो हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं, उनका यूज करना बहुत जरूरी होता है। हम और आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं, 1000 रुपए अगर डूब भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए ये डिसीजंस लेना, पहले उसे लेना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद अपने डिसीजंस पे स्टिक करना, और पोर्टफोलियो में अगर लॉसेस होने लगे तो उन्हें कट करना, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना, डिसाइड करना कि कितना पोर्शन डालना है एसेट्स में, डिफरेंट एसेट्स में, ठीक है, उन एसेट्स में हमें कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद किन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद हमें इवेल्युएट करना है परफॉर्मेंस को, ठीक है। ये हो गए हमारे एक्टिविटीज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा फेजेस। किन फेजेस में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है? देखिए, एक्टिविटीज तो होगी, और किन फेजेस में होता है? सबसे पहले हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस, फिर पोर्टफोलियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो रिवीजन एंड पोर्टफोलियो इवेल्युएशन। ये हमारा इसी का पार्ट है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करें? आइडेंटिफिकेशन इज व्हाट? सिक्योरिटी का एनालिसिस करना, ठीक है। पोर्टफोलियो एनालिसिस मतलब हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे बना रहे हैं, ये हमारा पोर्टफोलियो एनालिसिस का पार्ट हो गया। पोर्टफोलियो का रिवीजन, हमें अगर पता चला कि हमें एबीसी में लगाना है, तो अगर हमें एबीसी की जगह ईएफजीएच में लगाना है, एक्सवाईजेड में लगाना है, तो हम अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पोर्टफोलियो इवेल्युएशन, अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलरली इवेल्युएट करना, और वक्त रहते स्टॉप लॉसेस अगर हिट होते हैं तो हमें अपने आप को मतलब चेंज करना है, हमें स्टिक नहीं करना है किसी भी एक चीज पे, हमें मतलब जिद नहीं पालनी है। पोर्टफोलियो मैनेजर्स ऐसे नहीं होते हैं जो जिद पालें, ठीक है। तो ये हमारे फेजेस हो गए, एक्टिविटीज से ही हमारे फेजेस आते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर है तो उसको कौन कौन से रिस्क देखने पड़ते हैं, और जो उनकी थ्योरीज है, जो पोर्टफोलियो की बनाने की जो थ्योरीज हैं, वो क्या क्या है। तो देखिए, दो टाइप के हमारे ब्रॉडर सेंस में रिस्क होते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सिस्टमिक रिस्क क्या होता है, अनसिस्टमिक रिस्क क्या होता है, आया हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कि दो टाइप के रिस्क होते हैं हमारे, एक सिस्टमिक रिस्क, एक अनसिस्टमिक रिस्क, ठीक है। तो सिस्टमिक रिस्क मतलब अगर कोई एक सिस्टमिक रिस्क है, तो वो हमारी एंटायर क्लास ऑफ एसेट्स, मतलब वो रिस्क आएगा तो हमारे सारे एसेट्स इक्वली मतलब एक लार्जर लेवल पे इफेक्ट होंगे। अगर कोई सिस्टमिक रिस्क आता है तो ऐसा नहीं है कि वो इक्विटी पे आएगा तो बॉन्ड में नहीं आएगा, बॉन्ड में आएगा तो एक तरह से समझ लीजिए पॉलिटिकल रिस्क हो गया, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, या सोशल रिस्क हो गया, ठीक है, परचेजिंग पावर हमारी पावर का रिस्क होता है, ये हमारे हो गए सिस्टमिक रिस्क। ऐसे रिस्क जो हमारे
कंट्रोल से बाहर है, जो एक माइक्रो लेवल पे ना होके मैक्रो लेवल पे है, बड़े लेवल पे है, वो हमारे सारे सिस्टमिक रिस्क कहलाते हैं। ऐसे रिस्क आएंगे तो हमारा पूरा सिस्टम फॉल आउट कर जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ से रिसेशन हो सकता है, ऐसी बड़ी बड़ी इवेंट्स अकर हो सकती हैं, वो हमारे सिस्टमिक रिस्क कहलाते हैं। और अनसिस्टमिक रिस्क क्या होते हैं? अनसिस्टमिक रिस्क हमारे जो रिस्क होते हैं वो एक यूनिक होते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए या किसी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। सपोज अनसिस्टमिक रिस्क अभी क्या आया था, आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि चिप शॉर्टेज हो गई थी, ठीक है। कंपनीज में चिप शॉर्टेज हो गई थी, तो कंपनी ऑटो ऑटो कंपनीज में, तो टाटा की भी कार्स नहीं मिल रही थी, ठीक है, और हुंडई की भी कार्स नहीं मिल रही थी। तो ये हमारा अनसिस्टमिक रिस्क हो गया। क्या हुआ, ये भाई किसी पर्टिकुलर कंपनी या एक इंडस्ट्री पे अफेक्ट हुआ था, हमारी ऑटो इंडस्ट्री पे अफेक्ट हुआ था। और अगर इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? डाइवर्सिफिकेशन से। कैसे? अगर हमने जो चिप मैन्युफैक्चरर्स थे वो हमारे डिफरेंट ज्योग्राफीज से आते, सपोज हमारा जो ताइवान से चिप शॉर्टेज हुआ था, ताइवान की वजह से हुआ था, ठीक है, या किसी और चाइना की चिप्स की वजह से हुआ था, तो अगर हमारे जो चिप्स हैं वो डिफरेंट ज्योग्राफीज से भी आते, ठीक है, यूएस से आते, इधर उधर से आते और भी कहीं से आ सकते, तो क्या होता कि सपोज एक हमारी प्रोडक्शन लाइन इफेक्ट होती, लेकिन बाकियों से तो हमें डिस्टरबेंस नहीं होती, तो ये हमारा होता है अवॉइडेबल होते हैं डाइवर्सिफिकेशन से। अनसिस्टमिक रिस्क हम एक क्वेश्चन आता है कि अनसिस्टमिक रिस्क को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। आई होप मैंने इसको क्लियर कर दिया आपका, सिस्टमिक रिस्क और अनसिस्टमिक रिस्क। इसकी एक चैप्टर 1 में भी मैंने पढ़ाया था, तो आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं। सिस्टमिक रिस्क और अनसिस्टमिक रिस्क की एक प्रॉपर वीडियो भी पड़ी हुई है, उसमें मैंने अच्छे से पहले भी समझाया हुआ है, और उसमें कुछ एमसीक्यूज भी हैं, वो भी शायद आप एक बार देख सकते हैं। तो अनसिस्टमिक रिस्क हमारे कितने टाइप के हुए? अनसिस्टमिक रिस्क हमारे हुए बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क। बिजनेस, फाइनेंशियल और डिफॉल्ट। और हमारा जो सिस्टमिक रिस्क क्या हुआ? एस हमारा मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है, सोशल या कोई रेगुलेटरी चेंज आ गया, सोशल या रेगुलेटरी रिस्क, और परचेजिंग पावर रिस्क। तो आप इसको देख लीजिएगा, बुक से भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोर्टफोलियो थ्योरीज की। अब हम बात करते हैं हमारे डिफरेंट पोर्टफोलियो थ्योरीज की, ठीक है। इसमें हम एक दो अप्रोचेस, हमारी कुछ अप्रोचेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कह रहा है? ट्रेडिशनल अप्रोच को मतलब किस चीज से है? ट्रेडिशनल अप्रोच में एक पोर्टफोलियो मैनेजर को इन्वेस्टर की प्रोफाइल, डेफिनेशन हमारे पोर्टफोलियो को बनाते समय ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इन्वेस्टर की वेल्थ को हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, हमारा मैक्सिमाइज करना है, मगर वो रिस्क के लिए मतलब ओपन है। और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, और सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। एक एक इन्वेस्टमेंट हमने क्यों लिया, ये हमारी होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। मतलब हम ट्रेडिशनली क्या सोचते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हैं, पोर्टफोलियो के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिफाइन करते हैं, उसमें डाइवर्सिफिकेशन लेके आते हैं, और हम सिलेक्शन करते हैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का। ये हमारी नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। एक होती है रैंडम वॉक थ्योरी। रैंडम वॉक थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि जो भी स्टॉक मार्केट के प्राइजेस हैं किसी भी शेयर के, टीसीएस, सपोज टीसीएस है, तो टीसीएस के जो शेयर प्राइस हैं वो अनप्रेडिक्टेबल है, और उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है प्रेजेंट प्राइजेस का और उनके फ्यूचर प्राइजेस का। अगर आज टीसीएस 3000 का है, ठीक है, तो कल को वो 4000 का अगर हो जाता है, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये होता है रैंडम वॉक थ्योरी, वो ऑटोमेटिकली ऐसे ही यूं ही चला जा रहा है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है, ये आज 3000 का है, कल 4000 का हो सकता है, और कोई बिटकॉइन तो है नहीं कि कोई रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। मगर एक रैंडम वॉक थ्योरी क्या कह रही है? रैंडम वॉक थ्योरी कह रही है कि रैंडमली वॉक कर रहा है, हमारा जो स्टॉक का प्राइस है वो रैंडमली वॉक कर रहा है, रैंडमली वो वॉक कर रहा है, उसकी कोई रिलेशनशिप नहीं है फ्यूचर प्राइजेस के साथ, उसको मतलब नहीं है कि आज आज कितने का है, कल कितने का है। ये हो गई हमारी रैंडम वॉक थ्योरी। सबसे ज्यादा यूज होने वाली थ्योरी जो है वो है हमारी एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, ठीक है। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी के बारे में नेक्स्ट है हमारी एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। तो एफिशिएंट मार्केट थ्योरी क्या कह रही है कि जो भी मार्केट प्राइस है किसी सिक्योरिटी का, वो एक अनबायस्ड एस्टिमेट है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू का। अनबायस्ड एस्टिमेट है मतलब अगर कोई फंडामेंटल एनालिस्ट है, तो अगर वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहा है और कंपनी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बता रही है, तो दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू में फर्क नहीं होना चाहिए। क्यों? वो फर्क कब नहीं होगा? जब जो हमारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में,
किसी भी एक चीज की इंफॉर्मेशन आपने बताया कि XYZ फलाना स्टॉक है और उसकी ये कैश फ्लोज हैं, ये अर्निंग्स हैं, ठीक है, जो भी आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में कंपनी टाइम एंड अगेन सर्कुलर्स में बताती रहती है। तो फंडामेंटल एनालिस्ट क्या करता है, उन इंफॉर्मेशन को यूज करता है और एक इंट्रिंसिक वैल्यू पे मतलब एक आता है, पहुंचता है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालता है। तो कंपनी भी इंट्रिंसिक वैल्यू अपनी बताती रहती है, उस पर हम जब पहुंचेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। और अगर कोई फर्क है भी तो वो एक रैंडम है और उसको कंटेंट मतलब कंसिस्टेंटली मॉनिटर करना, है ना, मतलब ये हम उस पे आ नहीं सकते कि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये सिक्योरिटी XYZ सिक्योरिटी जो है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। किसको देख के? एफिशिएंट मार्केट थ्योरी ये कह रही है कि उसके एस्टिमेट को देख के, है ना, डेविएशन जो है उसके डेविएशन जो है हम उनके उनके डेविएशन से हमें इफेक्ट नहीं होना। अब इसका प्रेमाइज समझ लीजिए, मतलब कि ये कह रही है कि सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनको जैसे ही न्यूज मिलती है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती है या अवेलेबल होती है स्टॉक मार्केट में, तो वो एक्ट करते हैं। तो जो न्यूज होती है वो कैसी है इसके हिसाब से हमारी मार्केट थ्योरी चलती है। तो वीक फॉर्म एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रॉन्ग या फॉर्म एफिशिएंसी और स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। स्टॉक प्राइसेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन जो कि रिकॉर्ड में है। सपोज कोई स्टॉक है, उसका प्राइस और वॉल्यूम एक नॉर्मल चल रहा था, ठीक है, अचानक से किसी एक दिन उसका प्राइस और वॉल्यूम बढ़ गया। इसके बढ़ने की अगर न्यूज, ठीक है, इसकी जो बढ़ने की न्यूज है वो हमारे रिकॉर्ड में है कि आज क्यों बढ़ा। स्पर्ट आता है तो बीएससी की वेबसाइट पे एक आ जाता है कि वॉल्यूम स्पर्ट हो गया है, आज पर्टिकुलर शेयर का वॉल्यूम पिछले नॉर्मल डेज के एवरेज वॉल्यूम से 20 गुना हो गया, 10 गुना हो गया। सपोज 1000 शेयर, एक या 1 लाख शेयर उसके ट्रेड होते थे, ठीक है, अचानक से किसी दिन 1 करोड़ शेयर हो जाएंगे तो 100 टाइम्स बढ़ गई उसकी शेयरिंग, मतलब उसका ट्रेडिंग बढ़ गई। तो बीएससी उससे सर्कुलर एक लेटर भेजती है और उससे रीजन मांगती है। अगर वो रीजन दे देता है तो वो रीजन हमारा रिकॉर्ड में आ जाता है। अगर वो रिकॉर्ड में है, ठीक है, तब तो ठीक है, और रिकॉर्ड में नहीं है तो हमारी वो वीक फॉर्म हमारे एफिशिएंसी में आता है, ठीक है। रिकॉर्ड में है तो हमारा वीक फॉर्म एफिशिएंसी में आता है, रिकॉर्ड में आ गया, ठीक है, जो कि पब्लिक डोमेन में था, कोई ऐसी न्यूज जो पब्लिक डोमेन में आ गई तो हमारे पास वो पास्ट प्राइसेस में इंफॉर्मेशन आ गई रिकॉर्ड में। सेमी स्ट्रॉन्ग क्या कह रहा है कि जो कि नॉट ओनली द इंफॉर्मेशन फाउंड ऑन रिकॉर्ड ऑन ट्रांसफर बट ऑल अदर पब्लिक इंफॉर्मेशन। सपोज इन्होंने यहाँ पे तो एक बीएससी में तो दे दिया, एनएससी में तो दे दिया सर्कुलर, लेकिन कोई एक ऐसी चीज इन्होंने अपने ईजीएम में या अपनी वेबसाइट पे डाल रखी है जो कि इन्होंने पब्लिकली नहीं मतलब बीएससी को नहीं बताया और यहाँ पब्लिकली दे दिया, तो वो सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। देखिए, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, उनके लिए कितनी परेशानी होगी अगर एक ही जगह पब्लिक डोमेन में वो डाल देते इन्फॉर्मेशन, तो वो वहीं से देख लेते, बीएससी की वेबसाइट पे देख लेते, लेकिन उन्होंने वहां नहीं दिया, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया। तो एक तो ये हो गया सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी, उन्होंने दिया, अवेलेबल दिया, लेकिन उसके लिए एक इन्वेस्टर को, एक पोर्टफोलियो मैनेजर को दूसरे सोर्सेज भी टच करने पड़े। प्लस स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी क्या कहती है? स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी कहती है कि स्टॉक प्राइसेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट है। प्राइवेट कुछ न्यूज है, कंपनी यहाँ एक्सपैंड करने वाली है, वहां एक्सपैंड करने वाली है, इसकी न्यूज किसको रहेगी? जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं या हायर मैनेजमेंट, उसे पता रहेगा। अगर उसे पता है और स्टॉक प्राइसेस उसी हिसाब से मूव कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कह रहा है? स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट दोनों के हिसाब से अगर मूव कर रहा है प्राइस तो हमारा स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी बताता है, ठीक है। ये आप इसको देख लीजिएगा, ये काफी बार पूछा गया है, 2-3 बार इसमें क्वेश्चंस बने हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मार्कोविट्ज मॉडल ऑफ रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। पोर्टफोलियो थ्योरी जो हमारी हैरी मार्कोविट्ज ने दी थी 1950s में, उन्होंने एक पहला फॉर्मल अटेम्प्ट था कि हम कैसे किसी भी पोर्टफोलियो के रिस्क को क्वांटिफाई कर सकते हैं और डिटरमाइन कर सकते हैं कि ऑप्टिमम पोर्टफोलियो क्या हो सकता है, ठीक है। मतलब ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बनाने की बात उन्होंने की थी और ये बताया था कि किसी भी पोर्टफोलियो में ट्रेड ऑफ रिस्क और रिटर्न कैसे फेवरेबल होता है, जिसको हम आज बोलते हैं ना कि आपका ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, है ना, रिस्क और रिवॉर्ड 2:1 है, 1:2 है या 1:3 है, 1:4 है। ये हम जो करते हैं ये किसने? मार्कोविट्ज मॉडल ऑफ रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू
आया था, आइए उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा मार्कोविट्ज मॉडल ऑफ रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन। इन्होंने फॉर्मल अटेम्प्ट की थी और क्वांटिफाई किया था पोर्टफोलियो के रिस्क को और डिटरमाइन किया था एक ऑप्टिमम पोर्टफोलियो किस कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। इस थ्योरी के अनुसार इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ दो ही चीज के बारे में सोचते हैं, रिस्क और रिटर्न। और वो जो रिस्क है रिटर्न वो हमारा चेंज कैसे होता है, पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन से। तो रिस्क को हम बोलते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ठीक है, देयर इज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ठीक है, इसको इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो हम बाद में करेंगे अगर हमें टाइम अलाउ करेगा तो हम पोर्टफोलियो रिटर्न और रिस्क पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। राइट नाउ मैं न्यूमेरिकल्स नहीं टच करूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पूछे बहुत कम जाते हैं एग्जाम में भी, बट हाँ आपको आने चाहिए क्योंकि वो श्योर शॉट मार्क्स आपको दिला सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे CAPM मॉडल। देखिए सबसे ज्यादा चलने वाला मॉडल हमारा CAPM मॉडल है, इसको हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बोलते हैं। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या कहलाता है, जो इन्होंने बात की थी रिस्क रिवॉर्ड की। ठीक है, और सेम बात इन्होंने की थी रिस्क रिटर्न में कि CAPM मॉडल बताता है कि क्या रिलेशनशिप है उस एसेट के रिस्क का और उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न का। ठीक है, और इसके हिसाब से इन्होंने जो पोर्टफोलियो को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक डाइवर्सिफिएबल रिस्क और एक नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क। अभी हमने क्या बताया था ऊपर वाले मॉडल में, मार्कोविट्ज ने डाइवर्सिफिएबल और नॉन डाइवर्सिफिएबल की बात नहीं की थी। इन्होंने ये कहा था कि हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे पोर्टफोलियो का, लेकिन कई रिस्क ऐसे होते हैं जिनको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और कई ऐसे होते हैं जिनको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। तो जो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं जिन रिस्क को, ठीक है, जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं पोर्टफोलियो से, ठीक है, तो हम उसको डाइवर्सिफिएबल रिस्क कहते हैं। और ऐसे नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क जो हमारे जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज है या इन्फ्लेशन है, वो हमारे हाथ में नहीं है ना, पॉलिटिकल चेंज है, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, अगर कांग्रेस आ जाएगी या कांग्रेस है तो बीजेपी आ जाएगी, ये हमारे हाथ में नहीं है ना, उसको हम कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हम इसमें हमारे दो ग्रुप्स में, मगर जो CAPM है वो क्या कहता है कि हम नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क के बारे में ही बात करेंगे। जो डाइवर्सिफिएबल हो गया उसमें हम बात नहीं करेंगे। CAPM मेथड हमारा सिर्फ और सिर्फ नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क के बारे में बात करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये नॉन डाइवर्सिफ, देखिए इस पे आता है न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल के वीडियो में अलग बनाऊंगा। CAPM पे जो न्यूमेरिकल आता है वो मैं इसकी वीडियो अलग बनाऊंगा। इसमें हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रिस्क फ्री रेट होता है, मार्केट रेट होता है, किसी भी पोर्टफोलियो का एक बीटा, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में कि लो बीटा स्टॉक है, हाई बीटा स्टॉक है, तो वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके लिए न्यूमेरिकल्स करने ही पड़ेंगे हम, तो हम उसको बाद में देखेंगे, है ना। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी मॉडल। देखिए मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा और मैं चाहता हूं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं कि न्यूमेरिकल्स मेरे को करने चाहिए नहीं करने चाहिए। आपको चाहिए तो ही मैं न्यूमेरिकल्स डालूं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएंगे एक या दो, अगर आपको चाहिए होंगे, आप वीडियो, अगर आप वीडियो देखेंगे और आप डिमांड करेंगे, मैं तभी कोशिश करूंगा बनाने की। ठीक है, ऑल्दो आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं तभी करूंगा। एंड मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जो वीडियो देखते हैं और उन्हें अगर अच्छी लगती है वीडियो तो वो मुझे बताएं, एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी मॉडल के बारे में। तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी मॉडल क्या है, ये मॉडल हमारे किसने बनाया था, रॉस ने बनाया था। 1976 का ये मॉडल है। इस थ्योरी के अनुसार हमारे 4 फैक्टर्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं रिस्क प्रीमियम को, किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी के रिस्क प्रीमियम को कैसे हम डिफाइन करेंगे, वो ये बताता है। इसमें हमारा जो फैक्टर्स हैं वो है इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई। देखिए मनी सप्लाई ज्यादा होती है तो भी इन्फ्लेशन आता है, इंटरेस्ट रेट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसा है और पर्सनल कंजम्पशन लेवल्स क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात हो रही है इसमें। और इट इज अ मल्टी फैक्टर मॉडल हैविंग होल सेट ऑफ बीटा वैल्यूज। देखिए मल्टी फैक्टर है, हो सकता है कि इन्फ्लेशन का बीटा हाई हो, 1 से ज्यादा हो,
इंटरेस्ट रेट का बीटा 1 से कम हो इंडस्ट्रियल, तो हर किसी भी फैक्टर के साथ एक बीटा एसोसिएटेड है, इसको हम बीटा फैक्टर बोलते हैं। बीटा एक्चुअली एक तरह से ये समझ लीजिए कि कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। तो अगर कैटलिस्ट की वैल्यू कम है तो इनहिबिटर का काम करेगा, और नहीं ज्यादा है तो कैटलिस्ट का काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी मॉडल। ये कैसे वर्क करता है, इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको बाद में ही कराऊंगा, एज पर योर डिमांड, कैसे आप डिमांड कर रहे हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए जो कुछ टर्म्स हैं वो क्या इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कंसिडरेशन है वो क्या है, एक है रियल रिटर्न, डिफॉल्ट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो एक एक करके इनकी बात करेंगे कि रियल रिटर्न क्या होता है। देखिए रियल रिटर्न, देखिए जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, ठीक है, हम हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि सिक्योरिटी, हमारे पैसे की सिक्योरिटी हो। आप, मैं, सभी लोग ये चाहते हैं कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो अगले साल 1 लाख से ज्यादा हो, ठीक है। 10,000 है तो 10,000 से ज्यादा हो। और वो अगर हम फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में जाते हैं तो वो 1,000 से ज्यादा होता भी है। सपोज मैं उसको 1 लाख की एफडी करा दूं तो अगले साल मेरे को 1 लाख के 1,05,000 मिल जाएंगे। मगर वो 1 लाख के जो 1,05,000 मिलेंगे, क्या वो मेरे 1,05,000 की वैल्यू आज के 1 लाख के बराबर होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसमें एक चीज अकाउंट नहीं कर रहे हैं, वो है इन्फ्लेशन। जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही है वो अगले साल 110 की मिलेगी, तो मेरे को जो 105 रुपए मिलेंगे उस पैसे से मैं वो चीज नहीं खरीद सकता। तो रियल रिटर्न क्या होता है, रियल रिटर्न हमारा इन्फ्लेशन एडजस्ट करके जो रिटर्न आ रहा है वो हमारा रियल रिटर्न होता है। तो हम पोर्टफोलियो मैनेजर्स को ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें रियल रिटर्न आए, नॉमिनल रिटर्न नहीं आए। कि नॉमिनल रिटर्न तो 5% का दिख रहा है मगर इन्फ्लेशन 7% की है, तो रियल रिटर्न हमारा -2% है, हम 2 रुपए कम ही कमा रहे हैं। तो रियल रिटर्न पे हमें फोकस करना है। डिफॉल्ट रिस्क, देखिए कुछ ऐसे फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में हम ना घुस जाएं जहां पे हमारा पैसा डूब जाए, क्योंकि कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक डिफॉल्ट रिस्क आता है। मतलब कि जो इशूअर है इंस्ट्रूमेंट का वो इस पोजीशन में नहीं होगा कि आपका वो प्रिंसिपल मैच्योरिटी पे दे पाए, जबकि बैंक डिपॉजिट्स हमारे रिस्क फ्री होते हैं, ठीक है। कंपनी जो कंपनी फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं या डिबेंचर्स होते हैं वो डिफॉल्ट रिस्क करते हैं। बैंक के जो एफडीज हैं, हम किसी एसबीआई बैंक में अगर अपना एक एफडी अकाउंट खोलते हैं तो एसबीआई हमारा गवर्नमेंट बैंक है, एफडी हमने उसमें करी तो वो हमारी एक तरह से क्या होगी, रिस्क फ्री हो गई, है ना, इन्वेस्टमेंट। मगर अगर हम किसी कंपनी को पैसा देते हैं कि ये लीजिए आपको मैं 1 लाख रुपए, मान लीजिए डीएचएफएल में हमारा ऐसा हुआ था, डीएचएफएल में डिफॉल्ट रिस्क हुआ था, कंपनी ने पैसे उठा लिए थे पब्लिक से कि हम आपको 8%, 12%, 15% पे देंगे, लेकिन बाद में वो कंपनी क्या हुई, दिवालिया हो गई, तो डिफॉल्ट रिस्क आता है। तो हमें पोर्टफोलियो मैनेजर्स को ध्यान रखना पड़ेगा ऐसी कंपनीज में पैसा नहीं लगाना है जिसमें डिफॉल्ट रिस्क हो सके। अब तीसरा है हमारा इंटरेस्ट रेट। देखिए जब भी हम किसी बॉन्ड में या बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट्स को भी ट्रैक करना पड़ता है। अगर हमारे जो बॉन्ड के प्राइसेस हैं वो इनवर्सली हैं इंटरेस्ट रेट के, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, देखिए अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, बॉन्ड के जो प्राइसेस होंगे वो इनवर्सली होंगे इंटरेस्ट रेट के। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, बॉन्ड की यील्ड क्या होगी, वो कम होगी। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बॉन्ड की यील्ड क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो जब भी बॉन्ड के रेट बढ़ते हैं या रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड के प्राइसेस घट जाते हैं। तो अगर बॉन्ड के प्राइस घट जाएंगे तो एनएवीज जो होती हैं वो, देखिए बॉन्ड में क्या होता है, हम बॉन्ड खरीदते हैं उसकी एनएवीज होती हैं, एनएवीज क्या कहलाती है, हमारी नेट एसेट वैल्यूज होती हैं। तो एनएवीज होती हैं तो डेट फंड्स की वो कम हो जाती हैं। और लॉन्गर टेन्योर के जो बॉन्ड्स होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट चेंज करोगे तो लॉन्गर, अभी इस पे आपने आरबीआई के और जो हमारा जो फेडरल रिजर्व है, यूएस का फेडरल रिजर्व, इस पे आर्टिकल्स आप देखिएगा, काफी मजा आएगा उसको पढ़ने के बाद, ठीक है। लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं, 20 ईयर के, 10 ईयर के, 20 ईयर के, उनका जो प्राइस होता है, प्राइस बॉन्ड का जो प्राइस है, अगर आपने इंटरेस्ट रेट जो है 1 अपॉन इंटरेस्ट रेट, ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट समझ लीजिए यहाँ पे आपने 10% कर दिया तो बॉन्ड की जो रेट्स हैं, वो बॉन्ड का जो प्राइस है वो घट जाएगा। और इंटरेस्ट रेट घटाते चले गए तो बॉन्ड प्राइसेस आपके बढ़ जाएंगे, बॉन्ड यील्ड आपकी बढ़ जाएंगी, ठीक है। लॉन्गर टेन्योर बॉन्ड हमारे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इंटरेस्ट रेट चेंजेस के, शॉर्टर ड्यूरेशन वन से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमें
हमें ये बोला जाता है कि अगर आपको लॉन्गर ड्यूरेशन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो आप इसी तभी कर रहे हो जब आपको ये लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट फॉल होंगे, और अगर हमें लग रहा है कि रेट्स हमारे बढ़ रहे हैं तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्गर में कम कम हो जानी चाहिए और शॉर्टर ड्यूरेशन में ज्यादा हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारे जो कंसिडरेशंस हैं ये हमने देख ली कि रियल रिटर्न क्या होता है। इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए डिफॉल्ट रिस्क, कंपनीज ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट मत करें कि डूब जाए पैसा। इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में हमने बात करी ली कि बॉन्ड प्राइसेस और शेयर मार्केट प्राइसेस कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा कि कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, एज अ नोट आपके काम आ जाएगा ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ते समय, बुक से भी पढ़ सकते हैं, बुक में है ये सारी चीजें। ठीक है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, है ना, एफएमपी, फिक्स्ड मनी, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, है ना। ठीक है, आई गेस मैंने बेसिकली जो चीजें इसमें पढ़ाने वाली थी वो मैंने कवर कर ली हैं, एंड आई होप कि मेरे इस वीडियो से काफी लोगों को हेल्प मिलेगी, एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स कि मैं न्यूमेरिकल्स के लिए अलग वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। जैसा आपका रिस्पांस रहेगा उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।